Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का ये 8वां सेशन है। इस सेशन में हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, इसका जो वीडियो का जो PDF है वो आपको रसायन रूम नाम के चैनल पे मिल जाएगा। यह चैनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, फिर वहाँ पर रसायन रूम जैसे स्पेलिंग वैसे टाइप करिए और टाइप करने के बाद हमारा चैनल मिलेगा जिसमें एक लोगो होगा पीले कलर का। इस लोगो के द्वारा उस चैनल को पहचानिए और वहाँ पे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन है क्या, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो वीडियो नस्ट सिद्धांत के बारे में था। यदि आप लोगों ने नस्ट सिद्धांत वाला वो वीडियो नहीं दिया है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये था नस्ट सिद्धांत हम लोग का। उस दिन हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा था। आगे हमारा आज का टॉपिक है नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन है क्या, तो नस्ट इक्वेशन जो है वो हमें ई और ई नॉट में संबंध बताता है। अब ई और ई नॉट क्या है, तो ई हमारा है इलेक्ट्रोड विभव और ई नॉट, जहाँ नॉट लग गया वहाँ क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट भी पढ़ सकते हैं आप, इसे ई ज़ीरो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो नस्ट समीकरण है वो क्या बताता है, नस्ट समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया और इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, नस्ट समीकरण कहते हैं। ये बात हो गई नस्ट के बारे में, इन्होंने कैसे अपना समीकरण दिया। अब जो संबंध है वो संबंध बताएं कैसे। तो इलेक्ट्रोड जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर अपचयन होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड की जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किस पे होता है, तो एनोड पर होता है। आज हम लोग अभी एनोड पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एनोड है, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, तो एक हमारा फार्मूला है लियोजर। एक मिनट स्क्रीन ले लें कोई। लियोजर, इसका फुल फॉर्म है L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगला हो गया आगे G से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो O से ऑक्सीडेशन और R से रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो जो अपक्रिया होगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो जो अपक्रिया है वो रिडक्शन कहलाएगी। कुछ समझ में नहीं आया सर जी। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर कोई इलेक्ट्रोड ऐसा है जिस पर ऐसी अपक्रियाएँ दिखाई जा रही हैं तो वह इलेक्ट्रोड एनोड होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं क्लोरीन Cl- है, Cl- है तो ये Cl- नहीं, पॉजिटिव में लेते हैं।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हम लोग Mg+2 है, Mg+2 है, Mg+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Mg। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, तो अब क्या हो गया, अब ये आयन नहीं रह गया, अब ये पूरा तत्व बन गया है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है उत्पाद में लॉस हो रहा है, तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और अगर ऐसा दिख रहा है अभिकारक में कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो इतनी बातें हम लोग जान गए ऑक्सीडेशन और अपचयन से। ठीक है, किस स्लाइड पे थे हम लोग, 34। ठीक, तो हम लोग जान पाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं जिस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो संबंध क्या बताया इन्होंने संबंध बताया कि जो EOP है, यानी ऑक्सीकरण विभव जो है वो बराबर कब होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव के। कब, जब हम लोग मानक ऑक्सीकरण विभव में घटा देंगे कितना, RT/NF इंटू log Q, RT/NF/log Q। इसका मतलब अगर हम मानक ऑक्सीकरण विभव में इतना घटा दें, तब वो हमारे इलेक्ट्रोड विभव के इक्वल होगा, मतलब कि तब जाके वो जो EOP के बराबर हो जाएगा हमारा क्या, E0OP, तो तब बराबर होगा। मतलब कि E0OP बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि E0OP जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। छोटा है किससे, E0OP से, E0OP से, यानी E0OP हमारा जो है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो E0OP हमारा बड़ा हो गया, बड़े में से तो घटाएंगे तभी, जैसे मान लो अब इधर 3 लिखा है, अब इधर 5 लिखते हैं हम, बराबर 5, तो 3 तो बराबर 5 के होगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हमें घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो 3 है वो क्या है, छोटा है किससे, 5 से। तो जो ऑक्सीकरण विभव है वो हमेशा छोटा ही होगा मानक ऑक्सीकरण विभव से। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर इनमें संबंध क्या दिखाया गया, यहाँ पर RT/NF से इंटू log Q से भाग कर दिया गया। अब log बेस E है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो log का बेस कितना है, E है, log का बेस E है, log बेस E है, तो इसको हम लोग ln के रूप में भी लिख सकते हैं। तो E0OP बराबर E0OP माइनस RT/NF, log E को हम लोग ln भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इंटू Q। ठीक, अच्छा, अगर हमें log E को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला अब बन गया EOP बराबर EOP बराबर 2.303/NF RT log बेस 10Q, यानी E को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा जो समीकरण मिल गया वो समीकरण हमारा ये मिल गया कि EOP बराबर E0OP माइनस 2.303 RT/NF इंटू log 10 इंटू Q। ये बात जान गए। ठीक है, E तो हमारा ऑक्सीकरण विभव हो गया, E0OP मानक ऑक्सीकरण विभव हो गया, और 2.303 हम जान गए। अभी R, T, N और F ये क्या है, तो R हमारा रेडबर्ग नियतांक है, ये आप लोग जानते ही हैं। T हमारा परमताप है, ये भी जानते हैं। N हमारा है जो भी इलेक्ट्रोड है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए या फिर दिए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है, फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 96,500। अब ये N कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अभी बताएंगे इसके बारे में। Q क्या है हमारा, तो Q हमारा क्वोशेंट है। क्वोशेंट उत्पाद जो हम अपक्रिया कराते हैं उसमें अभिकारक होता है, इधर मान लीजिए अभिकारक A है और इधर उत्पाद B है, तो उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता की बात हो रही है। अभी बात करने पहले हम लोग इतने को सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम लोग इतने को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ताप हम रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लेंगे 298 केल्विन हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप हम लोग जान गए। रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, उसकी वैल्यू रख देंगे और F की वैल्यू होगी 96,500 सबको सॉल्व करने पर। ठीक है, जो इतनी वैल्यू दी हुई है इतने को जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर जो इतनी वैल्यू लिखी है 2.303 अपान n, इतने को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू हमें पता है, r की पता है, t की पता है, f की पता है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद f से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.059 आ जाएगा बटे n बचा। ठीक, तो हमें अब इस फार्मूले को नहीं याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है। अगर कहीं टेम्परेचर दिया है तब तो हम T की जगह उसकी वैल्यू देंगे, लिखेंगे, और अगर नहीं दिया है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। EOP बराबर E0OP माइनस 0.059 अपान n इंटू log बेस 10 Q। अब कहेंगे सर और कोई इसको सिंप्लीफाई करे भैया, तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जो है बदल जाएगी, 0.059, 0.058, 0.056। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आपको चाहिए। लेकिन अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 25 डिग्री सेल्सियस का ही न्यूमेरिकल आने वाला है, इससे ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो अब हमें केवल n कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए, और ये q कैसे फाइंड करेंगे ये पता होना चाहिए। तो n क्या है, यहाँ अगर हम देखें तो n बराबर है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये n है, और q क्या है, अभिक्रिया का भागफल। अभिक्रिया का भागफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, q बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता को समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से एक स्लाइड लेते हैं वाइट स्क्रीन लिए। अब मान लीजिए वही बात कर लेते हैं हम लोग Na की, सोडियम की, Na की। Na जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बना रहा है, Na प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। ठीक है, अब अगर इसके लिए हमें EOP वाला समीकरण लिखना हो, EOP बराबर E0OP माइनस 0.25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 0.059 अपान n, यहाँ पर लिखना है हमें n। ठीक है, log, यहाँ पर n रहेगा और यहाँ पर बेस 10 हो ही गया यहाँ पे, और यहाँ q रहेगा। अब हमें दोनों सीखना है कि n कैसे फाइंड करेंगे और q कैसे फाइंड करेंगे। तो n हम लोग जान पाए हैं कि ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, उसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो यहाँ जैसे लिखा है इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस रहेगा 0.059, n की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बटे यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log बेस 10 Q। अब Q कैसे लिखेंगे, तो रासायनिक साम्यावस्था आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जब रासायनिक साम्यावस्था हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ लिखते थे ऊपर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ ऊपर उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे। उत्पाद हमारा है Na आयन, तो Na प्लस आयन की सांद्रता, नीचे हो जाएगा सोडियम की सांद्रता, सोडियम की सांद्रता। ये इतनी बात हो गई। तो इस प्रकार हम लोग Q फाइंड करना जान पाए और N भी फाइंड करना जान पाए। अब Na आयन की सांद्रता तो वहाँ दी रहेगी, लेकिन ये जो सोडियम है, सोडियम हमारा सॉलिड है, तो यदि किसी अपक्रिया में यहाँ सॉलिड लिखा है, S लिखा है, तो S की सांद्रता 1 होगी, इकाई होगी, और वहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, 1। अगर सांद्रता दी है तो ठीक, जैसे ठोस, कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस में सांद्रता नहीं पाई जाती है, घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर जो Na है, ठीक है, उस Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो ये जो हमारा फार्मूला है log बेस 10, यहाँ बचेगा क्या, केवल Na+ आयन की सांद्रता बचेगी। क्यों? क्योंकि Na सॉलिड था और सॉलिड की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बन गया 0.059। ठीक, इतने को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा EOP फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इसकी, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर Mg होता, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी सॉलिड है, तो यहाँ पर Mg+2 बनता। क्या बनता? Mg+2 बनता। Mg+2 बनता तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, तो यहाँ पर कितना हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाता, तो यहाँ बटे में 2 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे तो यही रहता Mg+2 आयन की सांद्रता। ठीक, ये बात हो गई इसकी। हाँ, नीचे जो है यहाँ Mg रहता है, Mg सॉलिड है तो उसकी सांद्रता 1 हो जाती है, तो फिर यहाँ भी बटे में कुछ आता नहीं। ऐसे अगर यहाँ Fe रखें तो यहाँ 3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ हम तब 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन या N कैसे फाइंड करते हैं और Q कैसे फाइंड करते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं Cl- को। Cl- है, ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्योंकि यहाँ Cl2 बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऑक्सीकरण ही हो रहा है। अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उनका ऑक्सीकरण होगा। तो फार्मूला वही ऑक्सीकरण वाला, बराबर E0OP माइनस 0.059 बटे अच्छा, यहाँ पर n रखना है। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भैया n की वैल्यू उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन अपक्रिया में या तो ग्रहण किए जा रहे हैं या फिर त्यागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 log बेस 10। हमें रखना है यहाँ पर Q की वैल्यू। तो Q क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद हमारा यहाँ पर Cl2 है, तो Cl2 की सांद्रता बटे Cl- की सांद्रता। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो केवल Cl- की सांद्रता लिखने से काम नहीं चल जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा है, तो जो भी साम्य अवस्था पढ़े होंगे वहाँ पता होगा कि यहाँ उनका उचित घातांक 2 लगाया जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ भी 2 से गुणा होता तो हम यहाँ भी 2 लगाते ऊपर, लेकिन चूंकि 2 से गुणा नहीं है तो यहाँ 2 से हम लोग भी गुणा नहीं कर रहे हैं। तो अभिक्रिया में जिससे गुणा दिया होगा उतना ही घात हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे। तो Cl- के आगे 2 लिखा था, तो हमने Cl- की सांद्रता के ऊपर घात कितना लगाया? 2 लगाया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ कहेंगे सर Cl2 तो गैस है। हाँ भैया, तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो log बेस 10 जहाँ पर गैस होगी तो गैस में भी सांद्रता नहीं पता होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? गैस की केस में उसका दाब रखेंगे PCl2। प्रेशर किसका? Cl2 का रखेंगे, PCl2। P मतलब प्रेशर और सफिक्स में Cl2 लिखा है। Cl2 का मतलब कि यहाँ पर प्रेशर होगा किसका? Cl2 का, और नीचे वही Cl- की सांद्रता और घातांक कितना? 2। अगर आगे 3 लिखा होता तो हम लोग घातांक 3 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग जान पाए, सॉलिड अगर होगा, जैसे यहाँ नीचे सॉलिड आ रहा था तो उसकी वैल्यू 1 रख रहे थे। अब चाहे नीचे सॉलिड आए चाहे ऊपर सॉलिड आए, हम लोग उसकी वैल्यू 1 ही रखेंगे। अच्छा, अगर लेकिन गैस आ रहा है तो गैस में हम लोग वहाँ उसका दाब रखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं H2 है और यहाँ क्या बन रहा है? H+ बन रहा है। H2 है, यहाँ H+ बन रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। ठीक है,
अब अगर इसके लिए हमें OP लिखना हो, EOP, अब कैसे पहचानेंगे ये EOP है? तो ये लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम EOP ही लिखेंगे। तो EOP बराबर E नॉट OP माइनस लॉग 0.059 बटे कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो बटे 2 लॉग क्यू में क्या रहेगा? उत्पाद की सांद्रता, तो H प्लस आयन की सांद्रता, और आगे 2 से गुणा है तो उचित घातांक कितना लगा देंगे? 2 बटे, यहाँ पर H2 गैस है तो H2 की सांद्रता नहीं लिखेंगे, यहाँ हम प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस का दाब लिखेंगे। अब दाब 1 ATM भी हो सकता है, 2 ATM, 3 ATM, जो भी दाब होगा यहाँ पर हम वो दाब रखेंगे। तो हम लोग इतनी बातें जान पाए कैसे हम लोग N फाइंड करेंगे और कैसे हम लोग Q फाइंड करेंगे। Q क्या है? उत्पाद की सांद्रता बटे हमारे अभिकारक की सांद्रता। तो हम लोग उत्पाद ना कहें, उत्पाद आयन कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पाद किस में है? आयन के रूप में है। इतनी सी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये बात हो गई हमारे कैसे हम लोग N और Q फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे EOP और ERP की। तो EOP जो है वो बराबर होता है माइनस ERP के। तो भैया RP कैसे निकालेंगे? तो RP निकालने का फार्मूला क्या होगी? अभी हम लोग OP की ही बात कर रहे थे। RP कैसे निकालेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, पूरा फार्मूला सेम है। जहाँ हम लोग नेगेटिव लगा रहे थे वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे RP फाइंड करने के लिए। अब कैसे? तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ERP का भी देख लेते हैं। तो लॉस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। गेन करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये H प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है। क्या बना रहा है? H2 बना रहा है। कहेंगे सर अभी वही एग्जांपल है, तो भैया उल्टा कर देंगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर H2 बन गया, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फार्मूला वही, जहाँ पर हम OP लिख रहे थे वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? RP लिखेंगे। क्यों RP लिखे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लियोजर वाले फार्मूले से हम लोगों ने भी पढ़ा है। लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इस फार्मूले से हम लोग जान पाए हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन होगा। तो ERP बराबर E नॉट RP, जहाँ हम लोग प्लस अभी तक बात कर रहे थे, वहाँ अब हम लोग क्या बात करेंगे? माइनस की बात कर रहे थे, वहाँ हम लोग प्लस की बात करेंगे। वो तो वही रहेगा 0.059, 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, बटे N। अब N क्या होगा? तो N जो है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं। लॉग उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद हमारा हाइड्रोजन गैस है, गैस होगा तो हम सांद्रता नहीं लिखेंगे, दाब लिखेंगे, PH2 बटे H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, लेकिन आगे 2 से गुणा है H प्लस के, तो यहाँ घातांक कितना रहेगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है इसका। तो इस प्रकार हम लोग RP भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आपके बुक में होंगे उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे शेयर करिएगा। आज हम लोग केवल नष्ट समीकरण या नष्ट इक्वेशन के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना था। उसमें E और E नॉट में क्या संबंध है हम लोगों ने उसके बारे में सीखा, ठीक है। हम लोगों ने E और E नॉट में जो संबंध था उसके बारे में सीखा। हमारा समीकरण क्या मिला? EOP बराबर E नॉट OP माइनस 0.059 अपान N इंटू log बेस 10 Q
यहाँ पर n क्या है, तो n क्या है, ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों अर्धक्रियाओं में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जान पाए। इसी प्रकार अगर हमें EOP जब हम जान पाए हैं, तो अगर हमें ERP लिखना हो तो ये संबंध हम लोग जानते हैं, EOP बराबर होता है किसके, माइनस ERP के, पहले ही हमने बताया था। तो जहाँ पर माइनस लिखा है वहाँ पर हमें समीकरण में क्या लगा देना है, केवल प्लस लगा देना है, तो वो ERP हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था नष्ट समीकरण। कैसे इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कैसे इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा उसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उनके बारे में जान पाए हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इनके अनुप्रयोग के बारे में होगा, एप्लीकेशन के बारे में होगा कि नष्ट इक्वेशन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इन्हीं के बारे में, इसी समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी पहुंच सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो रासायनिक बलगतिकी भी पढ़ा दिया गया है पूरा लेसन, तो उस पूरे लेसन का डिस्क्रिप्शन नीचे पड़ा हुआ है। ठीक, तो आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं और इसे भी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।